Okay, welcome all of you on platform of YourPD Education एंड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटेजी जो पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स निकाली हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई सब डिविजनल इंजीनियर की जॉब्स निकाली हैं, उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बिकॉज इसमें मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अभी कितनी सीट्स हैं मैकेनिकल की और कितनी सिविल इंजीनियरिंग की वो डिमार्केट नहीं किया है, दे हैव नॉट टोल्ड। बट जितनी भी सीट्स हैं तैयारी हमें करना है। और अच्छी बात यह कि वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बहुत जॉब्स नहीं आती, लेकिन अगर जॉब्स आती हैं तो हमें ले लेनी चाहिए क्योंकि वो जॉब्स बहुत अच्छी होती हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम तैयारी कर सकते हैं। नंबर टू, मैंने नॉर्मली वही बच्चे सिलेक्ट होते हुए देखे हैं जो पॉजिटिव होकर तैयारी करते हैं। मतलब एक नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच में डिफरेंस ये है कि जो पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करेगा वो ये नहीं देखेगा सीट्स कितनी है, 10 हैं, 15 हैं, 5 हैं, पता नहीं कितनी सीट्स है। उसने तैयारी करनी है, अपना 100% देना है। वो रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करेगा। जो नेगेटिव सोच है वो ये देखेगा सर सीट्स कितनी है, सर 5 ही सीट्स हैं, 10 ही सीट्स हैं सर, पता नहीं कंपटीशन इतना ज्यादा मेरा होगा कि नहीं होगा। ये नेगेटिव अप्रोच है। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, और फॉर्म भी महंगे होते हैं, 1,500, 2,000, 3,000 रुपए के फॉर्म होते हैं। जब भी आप फॉर्म भरते हो तो तैयारी इस तरीके से करो कि मेरे को सिलेक्ट होना ही है, मेरे को 100% देना है अपना। और बात कोई इस जॉब की नहीं है। आप जब तैयारी करेंगे तो बहुत सी जॉब्स निकलती हैं, एक नहीं तो किसी और जॉब के अंदर आप चले जाएंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप पंजाब के हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है और आपको स्टेट गवर्नमेंट में रहना है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड अभी हमारे पास टाइम है और इस टाइम में हम इसको निकाल लेंगे। अब सोचो कि ये एग्जाम 6 महीने पहले आया होता, तब भी तैयारी उतनी ही होती तुम्हारी। तो आप अब जो आपके पास 3.5 महीना है, वो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि अब अगर तैयारी में आप भिड़ गए स्ट्रेटेजी अच्छी बना के, तो मेरे हिसाब से आप इसको निकाल ले जाओगे और आपके प्रिपरेशन के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगा। दैट इज गुड। अब मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं, पर यह है कि पहले स्ट्रेटेजी जो मैं डिस्कस करूंगा, अच्छी बात यह है कि आपको सारा सिलेबस नहीं करना क्योंकि मेजोरिटी सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का है। तो आपको मैकेनिकल के हिसाब से तैयारी करनी है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको करना चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है सर, क्या वो भी अटेम्प्ट करने हैं? कर सको तो वो अटेम्प्ट भी कर लो। आपका कंपटीशन ओनली मैकेनिकल के साथ है, आपका कंपटीशन सिविल वालों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन मैकेनिकल के साथ है। मेरे को टॉप के लड़ से 20 मैकेनिकल इंजीनियर इंटरव्यू में भेजने हैं तो मैं 20 ही उठाऊंगा, उन 20 में आप आने चाहिए। तो अगर आपको सिविल का भी कोई टॉपिक अगर आप उठा सके, आपको समझ आ रहा है, तो पढ़ लो इस एग्जाम के लिए। हमारा पर्पज है एग्जाम निकालना, तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो सिलेबस में से हैं, 20 क्वेश्चन जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं, और 120 क्वेश्चन है। तो हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। 2 घंटे का पेपर है इसमें, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको सारा सिलेबस का ग्रिप होना चाहिए। अब अगर आप मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सिलेबस में से 250 नंबर का आएगा, और जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें से 50 नंबर आएगा। तो टाइम जितना आपने पढ़ाई के लिए लगाना है, डिवोट करना है, वो भी इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि आपको 5-6 घंटे अगर पढ़ना है तो 5 घंटे सिलेबस पे लगाओ, 1 घंटा नॉन टेक्निकल के ऊपर लगाओ। कितना टाइम सफिशिएंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए? देखो, अगर मैं आपकी जगह होता ना और मेरे को एग्जाम निकालना होता, मेरे को पता कि मेरे को ड्रीम जॉब है, उठानी ही है, लाइफ में एक ही बार एफर्ट करना है, उसके बाद कंफर्टेबल, तो मैं 24 घंटे में से 12 घंटे डिवोट कर देता। I would have done that, and we have done that in our this preparation days for UPSC and all. We have studied for even 14-15 hours also, and आप में से बहुत से स्टूडेंट्स उसकी तैयारी करते होंगे, but you need to have strong motivation for that. तो क्या करो कि अभी 12-15 घंटे का आप स्लॉट बना सकते हो। फिर भी मैं मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है मेरे को, दैट इज 8 आवर्स। 6 घंटे टेक्निकल पे, 2 घंटे नॉन टेक्निकल पे, तो 8 आवर्स मिनिमम है। जब भी टारगेट नजदीक है, 3 महीने हैं, तो वो 100 मीटर रेस की तरह होता है। अगर टारगेट दूर है, 1 साल में है, तो मैराथन रेस की तरह होता है। आपको पता है मैराथन रेस कैसे जीती जाती है और 100 मीटर रेस कैसे जीती जाती है। 100 मीटर रेस में तुम कुछ नहीं देखते, अपना 100% दे देते हो। यू रन वेरी वेरी फास्ट, एंड मैराथन में यू कीप ऑन रनिंग। तो अगर 1 साल बाद एग्जाम होता, यूपीएससी का एग्जाम होता, तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलता कि आप 12 घंटे पढ़ो, मैं आपको बोलता आप 6 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, रिदम ना टूटे, एग्जॉस्ट ना हो जाओ। लेकिन 3 महीने में क्या एग्जॉस्ट होंगे यार? 3 महीने में तो अगर 12 घंटे भी लगा दिए, 3 महीने के बाद सो जाएंगे, 3 महीने के बाद हम रेस्ट कर लेंगे। तो 12 घंटे 15 घंटे दिया जा सकता है, मिनिमम 8 आवर्स। अगर मेरे से पूछें ऑन एन एवरेज सर कितना हमें पढ़ लेना चाहिए, 12 घंटे का टाइम स्लॉट बना लो।
अब इसमें एक चीज समझ लेना कि इनका सिलेबस नहीं दिया होता, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग का सिलेबस नहीं होता। और इसमें पिछले बार के जो पेपर हैं जो मैं आपको भेज दूंगा मेल के ऊपर, अगर आपने फॉर्म भरा है तो मेल के ऊपर मैं आपको ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें पिछले साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन में से भी क्वेश्चन पूछा था, जो कि एक हिस्ट्री का टॉपिक है। तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने जनरल स्टडीज मेंशन तो नहीं किया, लेकिन क्या वो टॉपिक आ सकते हैं? सर आप बिल्कुल आ सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और ये पेपर जो है आपका वर्टिकल नहीं होने वाला है, हॉरिजॉन्टल होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग? हॉरिजॉन्टल का मतलब कि सिलेबस इतना ज्यादा मेंशन्ड है, उसमें से किसी भी एक टॉपिक में से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा जो 1 मिनट में हो जाए। 1 मिनट में कैसा क्वेश्चन होता है? सिंपल क्वेश्चन, डेप्थ में नहीं जाता। वर्टिकल प्रिपरेशन क्या होती है? जैसे वर्टिकल मींस जैसे कैट का एग्जाम है, कैट के एग्जाम में क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर तुम 15 में से अगर 7 क्वेश्चन सही करके आ जाओ तो तुम्हारा काम हो गया। ये क्या है? ये 1 मिनट में एक क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे पेपर अटेम्प्ट करना है, 120 के 120 क्वेश्चन करने हैं। तो जब सारे ही अटेम्प्ट करना है, तुक्के भी जो हम लगाएं, गेस जो हम करें, वो इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए। इंटेलिजेंट गेस तभी होता है अगर तुमने देखा हो क्वेश्चन, अगर तुमने टॉपिक देखा हो। अदरवाइज अगर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, मोटर्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो इंटेलिजेंट गैस नहीं होगा, वो ब्लफ हो जाएगा। तो हमें ब्लफ नहीं मारना, हमें इंटेलिजेंट गैस करना है। तो इंटेलिजेंट गैस के लिए हमें बड़ा जरूरी है कि हमने सिलेबस पढ़ा हो, और उसके लिए फिर हमने सिलेबस को गो थ्रू करना है। और सारे सिलेबस को गो थ्रू करने के लिए हमें टाइम चाहिए, इसीलिए तो बोल रहा हूं 12-14 घंटे हम लगा दें उसके लिए। अब करंट अफेयर अगर आप मेरे से पूछो कब से तैयार करना है, जून के बाद से करंट अफेयर तैयार करना स्टार्ट कर दो। और जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं करंट अफेयर, जो रेगुलर करंट अफेयर है, उसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूं और लिंक भी बना रहा हूं उसमें। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिंक भी बना रहा हूं कि अगर सपोज हमने टॉपिक पढ़ा कि यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वो जनरल नॉलेज है। और यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस कहां है? वो जनरल नॉलेज है। और इसके साथ जितनी और चीजें रिलेटेड है वो जनरल नॉलेज, पॉलिटी, हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे लेट से कोई जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो आर्टिकल 370 या जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल पड़ेगी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, राइट टू लाइफ हैम्पर हो रहा है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, तो पॉलिटी की बात हो रही है। सो करंट अफेयर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आता है। ढंग से करोगे तो सारे लिंक्स हमारे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉजिकल रीजन, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस नहीं मेंशन है, लेकिन मैंने सिलेबस उठाया है आईपेट वगैरह का जो डिटेल में मेंशन्ड है, और बाकी एग्जाम्स का, तो वहां से हम सिलेबस बनाएंगे। अब देखो सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, एक वो जो सिविल इंजीनियर्स करेंगे, और दूसरा वो जो सिविल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डोमेन है। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ये टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं होते। आपने सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा है, ये टॉपिक आपने किया है। बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपने किया है। बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स कंसेप्ट्स, ये आपने किया है। शेयर स्ट्रेसेस वगैरह ये आपने किया है। अब क्या है, जब आप ये टॉपिक सारे देखेंगे तो कई टॉपिक तो आपने किए हैं, कई नहीं किए हैं। अब आपको सिलेबस जो तैयार करना है, एग्जाम में क्वेश्चन तो यहां से भी आएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आएगा। अब अगर आपको बाकी मैकेनिकल इंजीनियर्स को पछाड़ के आगे जाना है, क्योंकि आपका कंपटीशन मैकेनिकल के साथ है, तो अगर आपको बाकी मैकेनिकल इंजीनियर से ऊपर निकलना है तो आप ज्यादा टॉपिक करके जाने की ट्राई करो। अपने तो करने ही है मैकेनिकल के, बाकी भी करके जाओ सिविल वाले, अगर कर सकते हो तो। आसान आसान टॉपिक मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन है, पेपर आसान आएगा। तो सर क्या मैं ये टॉपिक भी कर सकता हूं क्या, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर? क्यों नहीं? अगर इसमें से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तो क्यों नहीं कर सकते हैं? हम वो भी कर सकते हैं। वो आप देखना स्टार्ट करें, आप करना स्टार्ट करें, जब टीचर करवा रहा है तो क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो रिवाइज कर लो यार उसको। उसी तरीके से ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, अगर मैं बोलूं ये फ्लूइड मैकेनिक्स है तुम्हारा, तो अगर मैं पीछे चलूं तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने कौन सा टॉपिक किया? सर ये किया। और इसमें ये वाला पार्ट क्या है? ये मैंने ऑलरेडी किया है। तो हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो। उसके बाद अगले में चलूंगा अगर मैं, तो इसमें मेरे को कौन सा टॉपिक आता है अगले में? सर ये मेरे को फ्लो ऑफ फ्लूइड्स आता है, ये मैंने किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशन कॉस्ट, ये चीजें तो मैंने की ही है। नेटवर्क एनालिसिस भी मैंने किया है। तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स मेरे को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर उसमें भी आते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज या आईपेट की तैयारी कर रहा था, तो सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने किया है। एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो मेरे को डिस्पोजल सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज है। ये चीजें मैंने वहां पे की हुई हैं। उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको सॉइल्स वगैरह के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं आपने तैयारी किया हुआ है। सर्वेइंग एंड जियोलॉजी आपने नहीं पढ़ा हुआ है। हाईवे इंजीनियरिंग आपको नहीं आता। मोटर्स
अब ये वो वाला पार्ट है जो ना सिविल ने किया है ना मैकेनिकल ने किया है, लेकिन हाँ अब इसको हम कर सकते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। पंप्स हमारा टॉपिक है, तो मैंने जो सिलेबस पार्ट 2 बना रखा है जो अब स्टार्ट हुआ वो सारे का सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। तो मोटर्स हो गया, पंप हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, कम्युनिटी हो गया, एंड इसमें एयर कंडीशनिंग एक टॉपिक है, 16 टॉपिक एयर कंडीशनिंग, ये मेरा टॉपिक एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। अब मैंने सारे सिलेबस को दो पार्ट में बांट दिया, एक सिलेबस 1 और एक सिलेबस 2। सिलेबस 1 वो पार्ट है जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की हार्डकोर डोमेन है, और सिलेबस 2 वो पार्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग की डोमेन नहीं है, वो कॉमन एडिशनल है। अब एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो ये टॉपिक्स हैं। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सॉलिड मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में कर सकता हूं, फ्लो ऑफ फ्लूइड कर सकता हूं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पार्ट में थोड़ा सा कर सकता हूं, मोटर पंप सोलर एनर्जी, ये तो सारे ही हैं। तो ये वो टॉपिक हैं 3, 6, 9, 10, 11, 19 में से 11 वो टॉपिक है जहां पे मैं हाथ डाल सकता हूं, जहां थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ये वो टॉपिक हैं, क्योंकि अगर तुम सारे टॉपिक देखोगे तो अदर देन आपके सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड एयर कंडीशनिंग, इसके अलावा तो ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप करते हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स करके जाएंगे, और ये वो टॉपिक हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर शायद ना करके जाएं, ये सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं। तो आपको अगर बाकियों को कंपीट करना है तो ये टॉपिक तो करना ही है, पर बाकी भी जो सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक है जो जहां जहां आपको समझ आता है सिंपल वाला, वो आप करके जाने की ट्राई करें, क्लासेस अटेंड करें, मे बी उसमें आप बाकियों से एज ले जाएंगे। अगर आपने 20 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, आप सीधे 50 नंबर का डिफरेंस आप डाल सकते हैं। अब देखो ये वो वाला पार्ट है जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, इसमें कोई टॉपिक छोड़ के जाना नहीं है, सारे टॉपिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। किसको पता कि मेंसुरेशन में से सिंपल का क्वेश्चन उसने पूछ लिया या सिंपल इंटरेस्ट में से सिंपल क्वेश्चन उसने पूछ लिया, वो आपको आना चाहिए। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं, ये सारा कोडिंग, डी कोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सारा सिलेबस लेके बैठो और उसको डिवाइड करो टाइम को, एंड उसमें प्रिपरेशन करो। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीज आता है, ये मैंने आपको यहां पे दे दिया, इन सबको हमने करना है। एंड जनरल नॉलेज में क्या आता है, जो भी जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं वो जनरल नॉलेज का पार्ट आपका बन जाएगा, प्लस करंट अफेयर में तो आप इसको तैयारी कर ही रहे हैं। एंड मैंने जैसे बताया कि जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें करने हैं। तो इसमें अब जो स्ट्रेटेजी है वो क्या बनेगी मैकेनिकल इंजीनियर की, कि आपको 3 टुकड़ों में सिलेबस को बांटना है। एक जो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे को करना ही है, वो कौन से टॉपिक हैं सर, वो ये टॉपिक हैं, इसको सबसे पहले लेके बैठो, इसमें तो आपको करना ही है। उसके बाद ऐसे टॉपिक जो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे को नहीं आते, सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत हाथ मारना है। लेट्स सी कोई आसान क्वेश्चन उसमें से बन जाए, आसान टॉपिक बन जाए। तीसरा नॉन टेक्निकल पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारे के सारा नॉन टेक्निकल पार्ट, ये मेरे को करना है। देखो आगे वही जाएगा, सिलेक्ट वही होगा जो बाकियों से थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करेगा। जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, उनमें माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस होता है, मिली सेकंड्स का 100 मीटर रेस में। तो अगर आप किसी से 10 नंबर ज्यादा लेके एसडीओ बन जाते हो, यू हैव डन योर जॉब। तो बाकियों से बस 10 नंबर ज्यादा लेने के लिए आपको 4 टॉपिक ज्यादा करने हैं, दैट्स इट। तो स्टार्ट डूइंग इट, गिव योर 12 आवर्स अ डे, डिवाइड एंटायर थिंग इनटू 3 पार्ट्स, हार्डकोर टेक्निकल जो मैकेनिकल, एंड देन सिविल, एंड देन नॉन टेक्निकल पार्ट, योर जो वर्बल वाला पार्ट, नॉन टेक्निकल वाला सारा पार्ट, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। बाकी लोग जहां रुक जाएंगे, नहीं ये नहीं करना है, बोलो नहीं मेरे को ये भी कर लेना है, मेरे को ये भी कर लेना है, सो दैट आई गो इन द एग्जाम विद फुल प्रिपरेशन। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 120 के 120 क्वेश्चन हमें 2 घंटे में करने हैं, हमें टिक तो करना ही है। और टिक करते टाइम इंटेलिजेंट गैस लगाना है। इंटेलिजेंट गैस तभी होगा अगर आपने पढ़ा होगा। आपको रिकॉल नहीं करना है, रिकॉग्नाइज करना है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको याद नहीं रखना, रिकॉल नहीं करना कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के साथ रिलेटेड कौन सा आर्टिकल था, या अभी इंडिया और चाइना की लड़ाई कौन सी वैली में हुई थी, तो आपको याद नहीं आ रहा गलवान का नाम, लेकिन वहां जब देखा हाँ यार गलवान सुना तो है, तो गलवान वैली है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। तो अगर आपने पढ़ा होगा ब्रॉड, तो आपको रिकॉग्नाइज करने में बेनिफिट हो जाएगा। तो रिकॉग्नाइज करने की ट्राई करो, रिकॉल अगर ना भी हो। और हमने क्योंकि 120 के 120 क्वेश्चन करने हैं, तो आगे वही जाएगा जिसने बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रिपरेशन की होगी, डेप्थ में नहीं होगी, लेकिन पढ़ा बहुत ज्यादा टॉपिक होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कौन कितने टॉपिक पढ़ लेता है, और कौन 100 मीटर रेस की तरह अगले 3 महीने 12-15 घंटे दे देता है, वो निकल जाएगा। पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, और
इतना एफर्ट करो कि फिजिकली पेन हो जाए बॉडी में, लेकिन तुम एक नॉलेज पावर सोर्स बनते चले जाओ, तो एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, और लेट्स प्रिपेयर विद फुल एनर्जी, लेट्स गिव अवर 100% so that we get good opportunity. Thank you.